बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अक्सर अरशद और आज जिस लाइव टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं वो है हमारे थिंकिंग एरर्स के हवाले से कि थिंकिंग पैटर्न्स में क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ती हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस के अंदर एज अ हर्डल खड़ी होती हैं। हमें वो चीज़ जो हम अपना गोल दिमाग में सोच रहे होते हैं, अब कोई भी ऐसा काम जो हम करना चाह रहे होते हैं उस तक वो हमें पहुंचने नहीं देते। उस किस्म के जो तमाम एरर्स हैं उस हवाले से आज हम बात करेंगे और उस टॉपिक की तरफ और उन डिस्टॉर्शन को लिस्ट डाउन करके उनको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये सोचेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर ये जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो हमारे कैसे डेवलप होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, और हमें ये कैसे पता चल सकता है कि वो जो पैटर्न्स हैं हमें किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। राइट, उसमें सबसे पहले बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम सब जो हैं अपना दिमाग किसी न किसी तरीके में कोई ना कोई सोच हमारे दिमाग में हर वक्त चल रही होती है। किसी न किसी बारे में हम सोच रहे होते हैं। हम अपने एग्ज़ाम्स को ले लें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ले लें, जो घर में बैठी ख़वातीन हैं वो अपनी चीज़ों के बारे में सोचती रहती हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम को लेकर उसके प्रोजेक्ट के हवाले से सोचते रहते हैं चीज़ें। जो बॉस हैं वो अपनी टीम को किस तरह लेकर चलना है, और इससे रिलेटेड बहुत छोटी बड़ी सोचें हमारे दिमाग में रोज़ बरोज़ जन्म लेती हैं और हम इस बारे में पैटर्न्स डेवलप कर लेते हैं। अब कुछ तरीक़े ऐसे होते हैं कि हमारे पास स्पेसिफाइड हो जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं हमें जाने के लिए देर हो रही है, उसके लिए हमने तैयारी बिफोर टाइम कर ली। ठीक है, वो हमने अपना थिंकिंग पैटर्न ये डेवलप कर लिया कि भाई अगर कहीं भी आपको जाना है, किसी इवेंट को अटेंड करना है, कोई आपने वहाँ पे स्पीच देनी है, एज अ गेस्ट जाना है, कोई भी तरीके कार है, तो आपके पास आपने ये दिमाग में अपने पैटर्न बना लिया कि ठीक है यार, जाने से पहले आई हैव टू बी रेडी। तो वो चीज़ें आपकी सेटल डाउन होंगी। तो ये किस तरीके से डेवलप हुई ये चीज़, आपके सोचने समझने के तरीके से। आपने जो चीज़ सोची और समझी और जब उसको अप्लाई किया, उसको एक्शन फॉर्म में लेकर आए, तब आपको पता चला ये इफेक्टिव साबित हुई, ये स्ट्रैटेजी आपके काम आई। सो लेटर ऑन आपने उसको अपनी हैबिट बनाकर उसी पे एक्ट करना शुरू कर दिया, कोई भी ऐसी जब सिचुएशन आप एनकाउंटर करते हैं। तो इसी तरीके से जो बाकी भी हमारे दिमाग में सोच आती है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही तरीकों से जन्म देती है कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा होता है, जो हमारे आसपास के लोग जिस तरीके से उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं उस सिचुएशन में, हम उसको भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब इंसान मोर और लेस उसका जो ब्रेन है वो इसी तरीके से ट्रेन होता है कि जो उसने एक्शन परफॉर्म किया वो उसके दिमाग में, उस माइंड के बैक पार्ट में चला जाता है और वो सबकॉन्शियसली हम उसको सीखना शुरू कर देते हैं और एक टाइम आता है कि हम उस चीज़ पे ट्रेन हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये कैसा पता चले कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत। अब जितनी भी आवाम हम देखते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं और फैक्चुअल बेस पे, खाली ये नहीं कि वो खुद ही से ये समझ रहे हैं और नेगेटिव सेल्फ बिलीफ पाल लें कि हम गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो इस चीज़ पे बात करना शुरू करें तो वो कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे हमारा जो वो थिंकिंग पैटर्न है हमारे लिए और हमारे इर्द गिर्द लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो तब वो जो थिंकिंग पैटर्न है हमारा फॉल्टी थिंकिंग या फिर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाता है। अब वो क्यों होता है, सबसे पहले चीज़ उसमें ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम हम फ़ायदे नुकसानात की चीज़ें सोच रहे होते हैं। ठीक, अब जब फ़ायदा और नुकसान सोचना बहुत अच्छी बात है, जाहिर बात है आप जो भी काम करेंगे आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको उस चीज़ का नुकसान हो। आप अपनी सेफ साइड ज़रूर वहाँ पे चाहते हैं कि उस काम के ज़रिए आपके तक पहुँचे। तो उस सेफ साइड के लिए जब इंसान सोच विचार करता है तो कहीं ना कहीं वो कभी बाइस होकर रिजल्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, कभी हम सोशल प्रेशर के अंदर आ जाते हैं और बहुत सारी इस किस्म के फैक्टर जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जो पर्सनालिटीज़ कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं किसी एरिए में लैक कर रही होती हैं, सबसे मेजर इसमें कॉन्फिडेंस आता है कि जिन लोगों में थोड़ा इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपने आप पर यकीन कर सकें या जो भी उन्होंने फ़ैसला लिया है उस पर कायम रह सकें, तो वो ज़्यादातर इस चीज़ पे जाते हैं कि अच्छा दूसरे की बात सुननी जाए, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन शुरू कर सकते हैं। तो वो भी एक कॉग्निटिव हर्डल आ सकता है। अब जिस तरह मैंने स्टेटस पे ये बात की थी, स्टोरी लगाई थी कि कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं उनका फ़ैसला सही है और कितने लोग समझते हैं कि वो गलत फ़ैसले लेते हैं। उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा 80% अवाम जो थी उसने इस चीज़ पर
एग्री किया कि जो ज़्यादातर फैसले होते हैं वो दे कांट राइट डिसीजन नहीं होते हैं। अब उसकी वजूहात क्या थी वो कमेंट सेक्शन में अगर साथ साथ आप बता सकें दैट वुड बी गुड। और उसका फिर रिजल्ट क्या होता है कि आप सेल्फ पे जो है ना बहुत हार्श हो जाते हैं, आप अपने आप को ब्लेम करने शुरू कर देते हैं, आपको अच्छा महसूस नहीं होता है अपने मुतालिक, और आप समझते हैं कि आपने जो गलती की है वो कोई ऐसी गलती है जिसका अजाला मुमकिन नहीं है, या फिर वो गलती जो है बहुत बड़ा एक बोझ बनकर थ्रू आउट योर लाइफ आपके साथ कंटिन्यू करती है। ठीक है, अब ऐसे में इन चीज़ों में बाज़ औक़ात थिंकिंग पैटर्न्स ऐसे हम डेवलप करते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जिसमें ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, लेटर ऑन अभी थोड़ी देर तक मैं उस पर भी बात करती हूँ। और फिर सेल्फ ब्लेमिंग है, आप कंपैरिजन करते हैं, तो ये इस किस्म के जो पैटर्न्स हैं आपके एरर जिसको हम कहते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब वहाँ पर बाज़ औक़ात आपने ये भी देखा होगा कि कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी जिसको हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी कहते हैं, उनके जो भी थिंकिंग एरर्स होते हैं उनमें भी ये फॉल्ट पाया जाता है कि दे आर, सबसे पहले तो उनका रियलिटी कॉन्टैक्ट जो होता है वो बहुत कम उसमें वो रहते हैं। ठीक है, फिर वो ज़्यादातर बहुत नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में चल रहे होते हैं कि कैसे किस इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए। फिर उसके अलावा जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं वो हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे एक्शंस भी उसी के मुताबिक चलते हैं। अगर मूड अच्छा नहीं है तो हम काम अच्छा नहीं करेंगे, हम मज़ीद लेज़ी हो जाएंगे, हम कहीं उठेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम एक ही जगह अपना टाइम स्पेंड करते रहेंगे। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं या बिहेवियर हम अपने थॉट्स की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से नेगेटिव बिहेवियर्स भी डेवलप करना शुरू कर जाते हैं। ठीक, तो ये बात थी कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमारा माइंड है, हर वक्त उसका काम है सोचते रहना। तो उस सोच के अंदर जब फिल्टर्स ऐसे लग जाते हैं, सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है इस किस्म के रिजल्ट्स हमें देना शुरू कर देता है, जो अक्सर हमारे लिए आउटकम जो है उसका इतना पॉजिटिव नहीं रहता। अब नेगेटिव थिंकिंग या आप जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने बात की कि नेगेटिव थिंकिंग में हमारे पास ओवर थिंकिंग बहुत मेजर एक चीज़ है। जिस तरह अक्सर लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हम जो सोच आती है वो हमारे जहन से जाती नहीं है, हम क्या करें इस बारे में वो काफ़ी परेशान रहते हैं। अब what I think is that overthinking is a very broad term। ठीक है, अगर उस ओवर थिंकिंग को हम मज़ीद नीचे सब कैटेगराइज करें तो उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शन और आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि हम ओवर जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को। अब ओवर जनरलाइज करने का मतलब ये होता है कि एक वाक़या हमारे साथ कभी पास्ट में गुजरा हो, उस वाक़े की बेस पे हम तमाम इवेंट्स को जज करने शुरू हो जाते हैं, रादर देन पेइंग अटेंशन टू द फैक्ट्स एंड ऑन द करंट सिचुएशन। हम ये समझते हैं कि अच्छा जी लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ था तो प्रॉबेबली 100% तौर पर इस दफ़ा भी यही चीज़ें होंगी। और जब हम ये बिलीफ कायम कर लेते हैं तो वो फिर हमारे पैटर्न में ये चीज़ें आना शुरू कर देती हैं। सेकेंडली मैंने आपसे बात की ओवर जनरलाइजेशन, फिर उसके बाद आप ब्लेमिंग बिहेवियर भी होता है कुछ लोगों में। ठीक है, अब कोई भी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द हुई है, आपने उसके अंदर लोगों को उसका जिम्मेदार ठहराना, ओनरशिप की बहुत कमी होती है। हम अक्सर अपने आप ऑफिस एनवायरनमेंट में देख लें, घर का एनवायरनमेंट देख लें, रिलेशनशिप्स देख लें, लोग जिस वजह से सफ़र करते हैं उसकी मेन वजह यही है कि वी आर नॉट टेकिंग द ओनरशिप ऑफ आवर एक्शंस, आवर वर्ड्स और आवर फीलिंग्स। हम दूसरों की तरफ इस चीज़ को डालते हैं कि भाई तुमने ऐसा किया और तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। ठीक, अब इन दोनों सिचुएशन को आप लें और ये कंसिडर करें कि एक इंसान किसी ऐसे रिलेशनशिप फेलियर से गुजर रहा है, या फिर वो ऐसे सिचुएशन में है जिसमें उसने ये फैसला करना है कि कैसे उस चीज़ से निकला जाए। ठीक है, वो उसके लिए नेगेटिव एक सिचुएशन है। अब वो करता ये है कि ओवर थिंक कर कर सोचता रहेगा उस बारे में। अब वो जो इंसान ओवर थिंकिंग के दौरान जो सोच उसको आती है वो बेसिकली क्या होती है, ठीक है, उसमें फैक्ट कितने हैं और कितनी उसकी अपनी एंजाइटी है, टेंशन है उस चीज़ की, उसका बैलेंस आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी क्लाइंट है, इंसान जब सोचता है तो आप ये देखें कि जब आपको वो थॉट्स की रिपीटिशन हो रही है तो कितने % उसके अंदर आपके सिर्फ दिल का खौफ है और उसमें हकीकत कितनी। क्योंकि ओवर थिंकिंग जिस चीज़ से ख़त्म हो सकती है, जो या उसको ट्रीटमेंट का जो पहला पॉइंट हम ये बताते हैं वो यही होता है कि आपने
थोड़ा दौर हाजिर में, करंट सिचुएशन में रहकर उसके मुताबिक आपने ये चीज़ें सोचनी है कि वो कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास ओवर थिंकिंग हमने किया, हमने ओवर जनरलाइजेशन की बात की, फिर हमने ये बात की कि कैसे लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक ब्लेमिंग भी है कि रादर देन टेकिंग द ओनरशिप आप दूसरों को ब्लेम करते हैं उस चीज़ के लिए। और वहाँ जब आप किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली वो जो चीज़ है वहाँ पे अनरिजॉल्व रहेगी और वो प्रॉब्लम जो है वहीं का वहीं रहेगा। आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से उस चीज़ का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकलेगा। साथ साथ मैं कमेंट्स भी पढ़ लूँ, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। हेलो हेलो और थैंक यू सादिया फॉर द स्वीट कमेंट। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ आती है कि माइंड रीडिंग। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम के बहुत सारे लोग इसको बहुत फ़खरिया तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि जी हमें तो पता चल जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छी बात है, हो सकता है आप ऑब्जर्वेंट भी हों, आप वाकई ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगला बंदा क्या सोच रहा है या व्हाट विल बी हिज और हर नेक्स्ट मूव। एंड दैट्स वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इवन यू आर इन काइंड ऑफ वर्क सिचुएशन, आप घर में हैं, आप एज अ टीचर काम करें, बड़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी रहती है कि आप मोहतात हो जाते हैं। लेकिन अब ये आपकी क्वालिटी एरर कब बनती है? जब आप इस चीज़ को हर एरिए में विदाउट कंसिडरिंग अदर पर्सन पर्सपेक्टिव आप उस पर लागू करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि जी मैं तो ये जानता हूँ कि अगला बंदा क्या करेगा। तो जब आप इस चीज़ में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ये बहुत क्या गरूर के आप कह सकते हो ग्राफ की तरफ ये चीज़ चली जाती है, मुझे तो पता है ये होगा। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये बहुत नेगेटिव उसमें भी आ जाती है। भाई आप डर जाते हैं, मुझे तो पता है कि बुरा ही होगा इसलिए मैं ये काम करता ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ इंसान को फिर कहीं ना कहीं उसका जो मेन गोल है उसको अचीव करने से रोक देती है माइंड रीडिंग। फिर उसके बाद हमारे पास ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ले। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊं, जितने भी एरर्स हम डिस्कस करेंगे ये बहुत अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहे होते हैं। ठीक है, और क्लाइंट को नहीं पता होता कि वो सच है या झूठ। उसके लिए तो वो उसकी आदत है, उसके लिए वो उसका थिंकिंग पैटर्न है एंड वो उस चीज़ को अच्छा समझता है और वो ये कहता है कि नहीं यार ये ठीक है, अगर मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो अच्छी बात है। ज़्यादा सोचने से आपको मौके मिलते हैं, आप बहुत बारीक बीनी से हर चीज़ का जायज़ा ले सकते हैं, तो वो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर जाता है। लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये आपकी ओवर थिंकिंग और जितनी भी डिस्टॉर्शन है एक लेवल पे आके आपको एज अ हर्डल लगने लगे, तो वहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल कि मसला आ कहाँ से रहा है बेसिकली। तो वहाँ पे हमें अटेंशन देने की काफ़ी ज़रूरत होती है। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है सोशल कंपैरिजन का, जो हमारा आई कांट से कि ये कोई एज स्पेसिफिक चीज़ है कि हम कहें जी यंग लोग ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं और जो बड़े लोग हैं वो नहीं करते, क्योंकि ये थिंकिंग एरर है और ये किसी भी इंसान में डेवलप हो सकता है। तो आप अपने आप को अपने इर्द गिर्द के सोशल सर्कल से बहुत ज़्यादा जब कंपेयर करने लग जाते हैं तो वो चीज़ भी आपके लिए बड़ी नुकसानदेह होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका सेल्फ पोटेंशियल एबिलिटीज़ वो सब आप इग्नोर कर कर अपने आप को एक थर्ड पर्सन की जगह रख कर और उसके मुताबिक विदाउट नोइंग कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उसका चाइल्डहुड कैसा है, उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, आप उस सब साइड पे रख के अपने आप को उससे जब कंपेयर करना शुरू कर जाते हैं तो वो भी आपकी गोल को मुतासिर करता है। क्योंकि आपका रास्ता और उसका रास्ता काफ़ी मुख्तलिफ है, ये आप नहीं जानते, लेकिन आप सिर्फ ये देखते हैं कि भाई उसने भी ये चीज़ की है तो मैं भी कर लूँ। ठीक, और अगर मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो भी नहीं कर पा रहा। ठीक, तो इस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट आप दोनों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगेन उसका नुकसान कहीं ना कहीं आप भर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है जो एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जिसे हम कहते हैं, वो ये है कि एक्सपेक्टिंग अदर्स टू चेंज। कोई भी सिचुएशन है, आप दो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फिर वहां से आपने ये बात सोचनी है कि वो दो लोग किस हद तक इस चीज़ पर राजी हैं कि कोई भी जो प्रॉब्लम आई है वो उन्होंने फेस कैसे करनी है। ठीक, प्रॉब्लम अब आ गई है आपकी लाइफ में, उसको शेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। लेकिन जो लोग इस डिस्टॉर्शन का शिकार होते हैं, जो एरर जिस तरह हमने डिफाइन किए उसमें
जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते, दे आर मोर इनटू कि अगला बंदा चेंज हो जाए। वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं कहीं ना कहीं, और वो इस चीज़ पे ज़्यादा होते हैं कि अगला बंदा तब्दील हो जाए, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाह रहे होते हैं। उनका जो अपना एक एरिया है जिसमें वो सुकून है, आराम है, वो उस चीज़ से नहीं निकलते हैं। अब सुकून और आराम से मुराद मेंटली तौर पर, ठीक है, अगर वो किसी पैटर्न पे चल रहे हैं तो वो उस पैटर्न को चेंज नहीं करना चाहते। दे फील के यार हम इसी तरीके से ठीक है, अगला बंदा बदल ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद जो हमारे पास एक और थिंकिंग एरर आता है जिसमें बहुत कॉमन सी हम चीज़ करते हैं, वो है इमोशनल रीजनिंग। ठीक है, हर चीज़ को हम कहीं ना कहीं इमोशनल लॉजिक्स देकर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, ठीक है, आपने तैयारी की है, लेकिन एट सम पॉइंट आप बहुत टेंस हो गए हो, ठीक है, आपको टेंशन हो रही है कि अब जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम करीब आ रहा है, अब वहाँ पे आप पेपर आपने दे दिया, ठीक। अब आप पेपर देने के बाद क्या करते हैं, वो ये चीज़ है कि आपको पता चलता है कि आपके रिजल्ट भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ की इमोशनल रीजनिंग देना शुरू कर देते हैं। आप ये कहते हैं देखा, मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात थी कि रिज़ल्ट मेरा अच्छा नहीं आएगा, ठीक है, या फिर आप उसके साथ ये बात लगा देते हैं कि मुझे फील हुआ था। मतलब फीलिंग्स से अपने वो जो डिसीजन मेकिंग का तरीका है, आप उसको अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप ये भी बात कर ले, बहुत सारे हमने ये देखे हैं कि कपल्स जो शादी के लिए तैयारी करते हैं या वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी आफ्टर लाइफ गुजारेंगे वो लोग, तो कहीं ना कहीं बाज़ औक़ात ये जो है गलत फ़ैसले उठा लिए जाते हैं या गलत कदम उठा लिए जाते हैं कि आप उस टाइम इमोशन, अपने इमोशंस में आकर ये कह देते हैं कि ओके जी मैं आपका साथ निभाऊंगा लाइफ टाइम। लड़की भी कहती है ओके जी मैं बहुत नेक अच्छी फर्माबरदार बेगम रहूंगी, ठीक है। अब डिसीजन लेने के बाद जो है हालात थोड़े थोड़े जब चेंज होने शुरू हो जाते हैं, तो आपके साथ जो तब्दीलियां आती हैं, ठीक है, उसमें आप इमोशनल रीजनिंग की बेस पर वो आप उस हालात को फेस कर रहे होते। तो अब करने वाली क्या चीज़ होती है कि कोई भी आप डिसीजन लेने लगे उसमें फैक्ट्स ज़रूर रखें, अपने इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखकर उसकी रियलिटी और उसकी ओरिजिनलिटी को देखें कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उसका कितना इफेक्ट जो है पॉजिटिव आ सकता है और कितने चांसेस हैं उसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव आ सकता है। फिर हमारे पास ये चीज़ें आती हैं एक और, जिसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो हमारे पास है वो इस तरीके से होती है कि हम ये समझते हैं कि जो भी हो रहा है, तो इसको ज़रा साइलेंट पे कर दूँ, जो भी हमारे साथ अच्छाई या बुराई हम फेस कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि एक बीइंग अ मुस्लिम हम तो ये कहेंगे ना कि अल्लाह ताला हैं हमारे, तो वो जो ग्रेटर पावर है वो उस चीज़ को कंट्रोल करे। तो हम सारा का सारा ब्लेम या फिर आप ये कह लें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम हायर अथॉरिटी पे अल्लाह ताला पर हम छोड़ देते हैं कि जी उनकी वजह से ये हो रहा है। अगेन हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। लेट्स सपोज आप घर में बैठे हैं, आप जॉब, पढ़े लिखे भी हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही या आप जॉब करना नहीं चाहते, बेसिकली नहीं मिल रही इज़ द सरफेस थिंग, आप जॉब करना नहीं चाहते। अब उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अब आप घर में बैठे हैं, आपकी अम्मी भी आपको कहती होंगी, जॉब का अबू कहते होंगे, दोस्त कहते होंगे, लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। अब उस अवॉइडेंस में आपका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है, दैट यू टेल अदर पीपल कि भाई अल्लाह की मर्जी है, अभी नौकरी नहीं हो रही, अभी अल्लाह की मर्जी ज़रूर शामिल है, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव अक्ल शऊर इसीलिए दिया गया कि एटलीस्ट हम ट्राई करें। तो बेसिकली उस ट्राई करने का जो स्टेप है उसको वो जो बंदा है अवॉइड करता है एंड ही डोंट इवन अटेम्प्ट के वो एक स्टेप ले ले, ठीक है। तो वो तो ऐसी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें जो पर्सन हमारे पास होता है वो इस चीज़ का इल्ज़ाम या रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर अथॉरिटीज़ पे डाल देता है, अल्लाह ताला के उस पर आप बिहाफ पे छोड़ देते हैं कि भाई अल्लाह ताला करने वाले हैं ज़रूर बेशक, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी इनपुट कितनी देते हैं इस पर हम फोकस नहीं करते। फिर हमारे पास साथ साथ जो चीज़ें आती हैं वो ये है कि आप किस तरीके से, अब आपने इतने सारे थॉट्स देखे हैं, कहीं ना कहीं जितनी भी डिस्टॉर्शन थी इसमें ये चीज़ थी कि आप कुछ ऐसी हैं जिसमें आप खुद को ब्लेम करें, कुछ ऐसी हैं जिसमें आप एनवायरनमेंट को ब्लेम करें, कुछ डिस्टॉर्शन ऐसी हैं जिसमें आप हायर अथॉरिटी पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं और आप खुद उसकी ओनरशिप नहीं ले रहे कि वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, और आप इस चीज़ का जो जिम्मेदार है
एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये चीज़ सोचने वाली है कि इन तमाम डिस्टॉर्शंस का हल क्या है और इसको किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी से खूबसूरती और हेल्दियर वे में इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे जाने से पहले दो चीज़ें और हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओवर थिंकिंग एक बहुत हाईलाइटेड और बहुत कॉमनली है, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे लोगों में। और थर्ड जो है वो मेंटल फिल्टर है। ओवर थिंकिंग की बात हमने कर ली, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग और बाकी को डिस्कस करूँगी। अब ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में वी फॉलो यस और नो। ठीक है, या तो हम समझते हैं या यस हो जाए या फिर नो हो जाए। बीच के जो ऑप्शनल और जो मिड वे होता है, मिडल ग्राउंड होता है बेसिकली, उस पर हम इतना फोकस नहीं करते। वी प्रेफर टू फाइंड माई वे और स्काई वे। ये वाली थॉट पैटर्न उनके चल रहे होते हैं कि आप किस तरीके से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है वो मेरे तरीके से चल जाए या फिर वो ना हो जाए। बाज़ औक़ात कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ऐसी आती हैं जिनका आपको कोई मिड वे निकालना होता है, कोई बीच की राह सोचनी पड़ती है। लेकिन चूँकि आप उस ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का शिकार होते हैं, उसकी वजह से यू आर अनएबल टू थिंक इन द एरियाज ऑफ ग्रे। तो आपका वो जो ग्रे एरिया है वो आपके सामने नहीं आता, जिसकी वजह से आप एक सोल्यूशन पे पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। ठीक, फिर हमारे पास मैंने आपसे डिस्कस किया मेंटल फिल्टर। अब मेंटल फिल्टर में ये होता है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मैंने सुनी है अपने दोस्तों से, जो क्लाइंट्स भी हमारे पास आते थे और घर में भी अक्सर कोई इस किस्म की डिस्कशन हो, कि पीपल ट्राई टू थिंक इन अ वे इन विच दे फोकस ऑन द नेगेटिव possibilities rather than the positive ones. Even if you give them a list of 100 positive qualities about that event or the solution, they will try to find out one error, even it is the tiniest, and they will focus कि ये रह गया या ये नहीं हुआ, देखो ये भी तो मसला है इसमें। ठीक है, और फिर वो उस छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा एनर्जी और फोकस उस टाइनी मिस्टेक पे चला जाता है और वो जो इतना पॉजिटिव उनके पास मटेरियल होता है वो इग्नोर हो जाता है। ये बहुत कॉमनली चीज़ें थी। अच्छा, तो कमेंट है हमारे पास, someone wants to be in the live video, I'll take you later someday। तो इस वजह से ये तीन जो हैं बहुत हाईलाइटेड थे, ओवर थिंकिंग, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग और मेंटल फिल्टर, जिसमें हम ये समझते हैं कि तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो या तो नेगेटिव हैं, और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव है तो यू डोंट बिलीव इन इट। आपका सारा ध्यान जो है किसी छोटी मिस्टेक पे चला जाता है। ठीक है, इसकी बहुत आसान सी एक मिसाल है कि एक टीचर थे, वो बोर्ड पे राइटिंग कर रहे थे, 1 to 10 उन्होंने काउंटिंग करके लिखी। तो अब उन्होंने 2 डिजिट्स जो थे वो मिक्सअप कर दिए, मतलब रिपीट करती है बेसिकली। तो बच्चों ने अचानक जब उन्होंने काउंटिंग ख़त्म कर दी तो उन्होंने सर से कहा कि सर आपने तो ये गलती की है। तो तब उन्होंने समझाया, बेटे जब मैं रोज़ आपको 1 to 10 यही काउंटिंग लिखवाता हूँ, ठीक है, तब उसमें कोई ऐसी, आपको पता है वो परफेक्ट है, उसमें नहीं जाती। अब अगर एक गलती हो जाती है, वो इंसान के लिए कितना हाईलाइटेड चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब वो लोग जो मेंटल फिल्टर यूज़ करते हैं उनके लिए वो गलती बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है वो उस गलती की बेस पे आने वाले 10 क्लासेस में अपनी परफॉर्मेंस ख़राब कर दें। ठीक है, या फिर वो जो सर जिन्होंने उसको पढ़ाया था उनसे कोई इनकी जो अटैचमेंट बिल्ड होती है, ये जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो उसमें भी कमी आ सकती है, क्योंकि दे थिंक कि बस एक दफ़ा गलती हो गई, और जनरलाइजेशन भी इसमें शामिल हो, एक दफ़ा गलती हो गई, हो सकता है ये सर आगे भी हमें गलत पढ़ाएं। ठीक है, तो इस किस्म की छोटी छोटी मिसालें आप लोगों के इर्द गिर्द भी ज़रूर होंगी कि कैसे कौन मेंटल फिल्टर का इस्तेमाल करता है, वो माइंड रीडिंग कौन ज़्यादा यूज़ करता है। फिर उसके बाद जो ओवर जनरलाइजेशन की बात है, सोशल कंपैरिजन आजकल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन तमाम चीज़ों में एडवांसमेंट आ रही है, ये बहुत बेसिक एक एलिमेंट बनता जा रहा है लोगों की लाइफ का। दे हैव टू कंपेयर देमसेल्फ विद द अदर पर्सन। ठीक है, अब मोर और लेस इसमें काफ़ी सारे डिस्ट्रॉक्शन जो है मैं कवर कर चुकी हूँ। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस चीज़ पे कि कैसे इनका ट्रीटमेंट या क्या टिप्स ऐसी हैं जो आपको हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अच्छा, टिप्स और ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि
जब भी हम लाइव सेशन में आते हैं तो मेरी तो कोशिश ये होती है कि जितनी अच्छी और हेल्पफुल टिप्स मैं आपको दे सकूं दूं। और अगेन, आप सबका जो थॉट पैटर्न है, पर्सनैलिटी है, वो बहुत डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए टिप्स हेल्पफुल हो सकती हैं और कुछ के लिए हो सकता है ये ना हो। सो फॉर दैट आई वांट कि आप थोड़ा सा अपने अंदर भी अवेयरनेस पैदा करें अपनी पर्सनैलिटी को जानने के लिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली वो जो टिप्स हैं अपने साथ अप्लाई कर सकें। एंड इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ सीरियस इशू जहाँ आपको थेरेपिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ रीच आउट, उनसे कॉन्टैक्ट करें। हमारा पेज है आपके पास, आप हमें कांटेक्ट करें। ऑनलाइन सेशंस हैं, बहुत हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू आपकी जितनी भी इश्यूज हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक, तो अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। बिफोर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, बहुत सिंपल सी टिप्स हैं सुनने में, देखने में, लेकिन व्हेन इट कम्स कि आपको उसको एक्ट करना है, जब आपके एक्शन का टाइम आता है इस पर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आप 3 दिन में करें या 3 महीने में करें, इट्स जस्ट अप टू यू। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपने उन चीज़ों को छोड़ना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जितने भी थॉट्स हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, या ऐसे थॉट्स हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, मुसलसल आपको आ रहे हैं और आपको पता है कि उनकी कोई बेस भी नहीं है शायद। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि ये एक इशू जो है आपके साथ है और इट कैन बी ट्रीटेड। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप जब इस चीज़ को खुद से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज डबल तरीके से आप होने शुरू। एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, फिर ये चीज़ भी कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ द अंडरस्टैंडिंग। फिर आप ये अंडरस्टैंड करें कि आपका जो मसला है उसकी नौयत क्या है। अब उस नौयत से मुराद मेरी ये है कि किस हद तक उस मसले पे आपको सोचने की ज़रूरत है, हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन दैट इशू, राइट। So for that, usually we tell the clients that what they have to do is, specify a time जिसमें you have to sit and literally and consciously think about that issue। आप बैठें अपने घर में, कोई से भी एक जगह रखें, घर में, बाहर, जहाँ भी आप अच्छा महसूस करते हैं, आधा घंटा 20 मिनट उस चीज़ पर सोचें। बजाय इसके हम ज़्यादातर ये करते हैं ना कि अवॉइड करते हैं, नहीं छोड़ दो, सोचना नहीं है, ज़्यादा मत सोचो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, करो लेकिन एक टाइम के मुताबिक। अब जब उस टाइम फ्रेम में आप बैठेंगे, अगर तो आप कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा होता है, उसको मेंटेन करें, उसको राइट इट डाउन करें, उसको लिखें, उसकी लिस्ट बनाएं, और फिर उसके आगे उसमें आप ये भी मेंशन करें कि किस थॉट का कितना हायर लेवल है। जितना हायर लेवल होगा उसको आप डबल टिक करें, ट्रिपल टिक करें, या उसको किसी चीज़ से आइडेंटिफाई करें। रेड कलर हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, फिर वो आपके पास जो थॉट रिकॉर्ड होगा बेसिकली आपका, वो आप अपने पास रखें और हर वीक के एंड में उसको चेक आउट करें कि वो किस हद तक उसमें कमी या ज्यादती हुई है। ठीक है, दोनों सूरतें आपने चेक करनी। फिर उसके बाद आपने ये चीज़ करनी है कि आपको जो थॉट्स आ रहे हैं, अगेन ये बहुत एक कॉन्शियस लेवल की एफर्ट है जो आपको करनी पड़ेगी। दैट इज, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपको आता है, आप उसको रिप्लेस करेंगे एक पॉजिटिव वन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो बहुत बुरी लग रही हूँ आज, पता नहीं जब मैं कॉलेज जाऊँगी तो ये मेरा जो पिंपल निकला है ये उसका बहुत मजाक उड़ाया जाएगा मेरे साथ। ठीक है, अब ये चीज़ आपके अंदर एक टेंशन आपको डेवलप होगी, लोग क्या कहेंगे का फियर आपके अंदर बैठ गया। आप जब भी ये सोचें तो आप उसकी ऑपोजिट सिचुएशन सोचें, ऑल्टरनेट सोचें। अच्छा ठीक है, अगर मुझे किसी ने कहा तो क्या हो गया, अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं उसको ये बता दूंगी कि भाई इट्स अ नेचुरल थिंग, या कोई भी इसी तरह की बात है कि ओके दिस हैपन टू मी, या मैं ये इस वजह से कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को, अपना जो थॉट है उसका पॉसिबल ऑल्टरनेट पॉजिटिव आउटकम भी अपने साथ सोच के रखना है। ठीक, फिर उसके बाद ये चीज़ आती है कि आपने फोकस करना है उन तमाम बॉडीली चेंजेस पे। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आपने उन तमाम बॉडीली कनेक्शंस पे फोकस करना है कि जब आप वो महसूस करते हैं
टेंशन या वो सोच आपको और आती है ओवर थिंकिंग की, तो आपकी बॉडी में किधर किधर चेंजेस आ रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आप कितना स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। क्योंकि हम जब बात करते हैं ना डीप ब्रीदिंग की और थोड़ी अपनी एनर्जी रिलीज़ करने की, क्योंकि समटाइम जो लोग होते हैं एनजाइटी भी डेवलप कर जाते हैं अगर उनके अंदर ओवर थिंकिंग और जो फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन अगर वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी बॉडी को किस तरह रिलैक्स करना है। ठीक है, कहाँ मसल्स में टेंशन आपको फील हो रही है, गर्दन के पट्टे हैं आपके या शोल्डर्स हैं, लेग्स में है, किसी भी बॉडी एरिया में आपने देखना है कि वो कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। तो आपने साथ साथ खुद को उस चीज़ के लिए रिलैक्स भी करना है। उसमें हम डीप ब्रीदिंग हम बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं। अब डीप ब्रीदिंग के भी तरीक़े हैं। उसमें सबसे पहले आपने किसी रिलैक्स जगह पर जाके इनहेल करना है, लंबा सांस लेना है और उसको एटलीस्ट 3 सेकंड तक आप काउंट करें। होल्ड इट हियर एंड एक्सहेल। ठीक है, और ये जल्दी का प्रोसेस नहीं है। अगेन मैंने आपको कहा इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम। तो आपने जो भी टेक्निक अप्लाई करनी है उसके लिए आपने वेट करना है। ठीक, फिर डीप ब्रीदिंग की बात होगी, देन यू हैव टू बी माइंडफुल कि अगर आप जो थॉट आ रहा है, आपको इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं बार बार, तो उसमें हकीकत कितनी है, व्हाट आर द फैक्ट्स, इसमें किस हद तक चीज़ें हैं जो सच साबित हो सकती हैं। लेट्स सपोज आप माइंड रीडिंग की बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि भी हमें तो पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, अगर आपको पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेट्स सपोज वो गलत साबित हो जाता है, देन व्हाट। ठीक है, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि अगला बंदा जो है कोई नेगेटिव आउटकम आपको देने वाला है या कोई नेगेटिव बिहेवियर करेगा, लेकिन वो अगर कोई पॉजिटिव बिहेवियर कर देता है, व्हाट देन। ठीक है, तो आपने अगेन जो थॉट्स आपको आती हैं उसके ऑपोजिट भी सोच कर देखना है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या। एंड स्पेशली इट्स ओनली फॉर द नेगेटिव थॉट्स। अगर कोई पॉजिटिव थॉट आ रहा है, अगेन अगर पॉजिटिव आएगा वो तो कभी भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, वो तो एक अच्छी चीज़ आपने डेवलप की है। अगर कोई नेगेटिव थॉट आपको आता है तब आपने उसका ऑल्टरनेट साथ सोच कर। फिर हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि कैसे आपने उन थॉट्स को चैलेंज करना है। अगेन जो सामने वाला बंदा होता है वो ये कहता है हमें अक्सर के चैलेंज का क्या मतलब है, कि मैं कैसे चैलेंज करूं, मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि मुझसे चैलेंज होता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपकी मुश्किल वजह है अपनी जगह, उसमें बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन अगेन अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, इफ़ यू वांट टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स, डिसीजन आपने ले चुके हैं चेंज करने का, तो आपको एफर्ट्स भी साथ साथ पुट करनी हैं। यू हैव टू बी माइंडफुल। आप जितने भी अपने थॉट्स हैं उनका जब रिकॉर्ड आपने देख लिया, आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया, इस स्टेप से भी आप गुजर गए हो कि आपने एक्सेप्ट किया कि ओके मेरे साथ ये जो फॉल्टी पैटर्न्स चल रहे हैं उनको मैंने ठीक करना है। आप फिर उसका रिकॉर्ड भी रख रहे हो, आप उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर कर देख रहे हो। तो जो नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप उसको चैलेंज करो। ठीक है, बाय चैलेंज आपको पता चलेगा कि कैसे आपने वो चीज़ें जो हैं मेंटेन करनी है। आपके पास स्टॉक तो जमा हो गया आप थॉट्स का, अब किसको कहाँ लेकर जाना है, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, जिस पे आप सोचोगे कि यार इसमें से कितनी चीज़ें हैं जो मैंने अपने पास रखनी है। फिर आपने ये भी सोचना है कि अगर मैं इतनी चीज़ें सोचता हूँ तो उसका मुझे फ़ायदा क्या है, कितनी एनर्जी मेरी कंज्यूम हो रही है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि थिंकिंग पैटर्न जो हैं अगर वो आपको एक पॉजिटिव आउटकम्स नहीं दे रहे, देन दे आर नॉट यूजफुल। आपको उस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थिंकिंग और तभी हमारे लिए ज़रूरी है कि जब उसके आउटकम में हमारे पास कोई पॉजिटिव एक्शन सामने आ रहा हो, कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा हो ना। ठीक है, अगर आप मकान बना रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो आप सोचें, आप ज़रूर सोचें, आप बाकी सेक्टर्स को देखें, आप स्ट्रक्चर देखें, आप ट्रेंड देखें क्या चल रहा है, आप देखें कि आपकी ज़मीन कितनी, ये अच्छी बात है। यहाँ पे आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं, अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, आप उसमें देख रहे हैं कि क्या फ़ायदे नुकसान हैं। ठीक, लेकिन अगर इतना ही सोचने का काम आप इस चीज़ पे कर रहे हैं कि आज मैं इस कमरे में सोऊं या दूसरे कमरे में सोऊं, बहुत छोटी सी एग्जांपल है। ठीक है, तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू, क्योंकि आपके लिए जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप सामने रखे हैं, उसका फैसला कर लें। ठीक है, लेकिन अगेन ये जब आपकी रिपीटिशन में है ये चीज़ या आदत है ये चीज़, एक छोटे से फैसले को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सोचना, दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। फिर लास्टली हमारे पास जो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की थी वो ये हैं
आपका जो फोकस है इस पूरे अरसे में, ठीक है, इस पूरी सिचुएशन में, जब आप किसी थिंकिंग एरर में हो या फिर आप ये देख रहे हो कि आपने कोई सिचुएशन ऐसी फेस कर ली है, तो वो ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट, यू हैव टू डेवलप दो स्किल्स। आप सीखें कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती है, रादर देन के प्रॉब्लम के साथ जीना सीख लें, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लें, उसके साथ जीना नहीं सीखें। अब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जो कभी सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, जैसे बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सोशली किसी ऐसे क्लास से बिलोंग करते हैं जहाँ कुछ किस्म के मसाइल है, फिर कल्चरल हमारे नॉर्म्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि वो किसी मसाइल का शिकार है, लेकिन ड्यू टू दैट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट वो उससे बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स और उस तरीक़े को अडेप्ट करके जो वेज निकल सकते हैं उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और लास्टली जो पॉइंट है वो ये है कि आपने फोकस करना है उन तमाम चीज़ों पे जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, रादर देन सेइंग और चेंज एक्सपेक्टिंग टू चेंज अ लॉट, कोई बहुत ज़्यादा किसी बड़ी चीज़ का आप इंतज़ार करें कि ये हो। ट्राई टू फोकस कि आप खुद क्या कर सकते हैं और आप खुद किस हद तक चेंज हो सकते हैं। दैट्स द लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा था कि क्योंकि इसी चीज़ में मोर और लेस जो आप समरी कह लें इस चीज़ की, कि हमारा फोकस जो है बेसिकली इस चीज़ पे होना चाहिए कि कितनी चीज़ें हमारे कंट्रोल में, ठीक। सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसकी समरी मैं आप लोगों को दोबारा दे देती हूँ कि व्हाट वॉज टुडेज टॉपिक। थिंकिंग एरर्स के हवाले से हमने बात की कि थिंकिंग एरर्स क्या होते हैं, हमारी सोचने के तरीके में क्या हर्डल्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ हर्डल्स पे बात की हमने। हर्डल में 3 मेजर मैंने आपको हाईलाइट किए। ओवर थिंकिंग का हर्डल बहुत ज़्यादा देखा जाता है लोगों में। देन वी हैव ब्लैक एंड वाइट एंड द लास्ट वन वॉज द माइंड फिल्टरिंग, कि हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव आउटकम्स को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं माइंड फिल्टरिंग में एंड वी फोकस ऑन द नेगेटिव वंस। फिर हमारे पास ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में ये था कि हम बहुत शुड और मस्ट को फॉलो करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, हम एरिया ऑफ ग्रे को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। एंड ओवर थिंकिंग, एज वी ऑल नो, एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना और बहुत एनर्जी और टाइम उस चीज़ पर लगा देना, वो ओवर थिंकिंग के कैटेगरी में आता है। अब इन तीनों के अलावा बाकी जो भी मैंने डिस्कस किए उसको ओवरकम करने के क्या तरीके बताए गए, उसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देयर इफेक्ट, कि किस चीज़ में कौन कौन से लाइफ एरियाज में वो थिंकिंग एरर्स आपको अफेक्ट कर रहे हैं। देन यू हैव टू मेंटेन अ जर्नल, अ डायरी और अ रिकॉर्ड बुक जिसमें आप वो ख्यालात लिख सकें। और जब आप ख्यालात लिखेंगे आपने 10, 15, 20 मिनट लिटरली इस चीज़ को देने हैं कि जो भी आपको सोच तंग कर रही है आप उसके बारे में सोचें कि वो अगर तंग कर रही है तो वो क्यों तंग कोई ना कोई तो वजह है उस चीज़ की, ठीक है। अगर आपको किसी का फियर है, आपको किसी चीज़ की परेशानी है, तो कहीं ना कहीं जो आपको फैसला लेने में मजबूरी है या आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, वो रीज़न आपने बैठकर सोचनी है उस पूरे दिन के 15-20 मिनट का जो टाइम आपने अपने लिए निकालना है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीक यू कैन हैव अ समरी ऑफ इट कि आपने पूरे हफ्ते क्या किया और उसको कैसे बैलेंस करने की कोशिश की। देन मैंने आपको ये बताया कि आपने अपने थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करना। बाय रीस्ट्रक्चरिंग आई मीन टू थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको सोचें, आप माइंड को जो है इस तरफ लगाएं अपनी एनर्जी, बजाय इसके कि आप वो सोच सोच कर परेशान हो। यू हैव टू डाइवर्ट देम टू द अदर डायरेक्शन जहाँ पे सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये बात है कि आपने अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की रखनी है। फिर आपने ये भी करना है कि अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस को भी इसमें चेकआउट करते रहना है कि वो कितना आपको अफेक्ट हो रहे हैं। एंड लास्टली जो मैंने पॉइंट बताया था कि यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम काम कर सकते हैं, आपने उस चीज़ पे फोकस करना है ताकि आपका जो इश्यू है, आपकी जो ओवर थिंकिंग डिस्टॉर्शंस हमने डिस्कस की हैं, वो
सॉल्व हो सकें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं इससे कोप अप कर पाते, या ओवर थिंकिंग भी जो लोग करते हैं उनका यही इशू होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, क्योंकि वो इसीलिए नहीं समझ आता क्योंकि हमारे पास उस चीज़ की अवेयरनेस या हमारे आंखों में सोच में उस टाइम के लिए एक पर्दा आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, जिन्होंने कमेंट्स किए, पहले हमारी स्टोरीज़ भी लाइक की। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आई विल कम अप विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।